नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी शरणागत। शरणागत से तात्पर्य क्या है? शरण में आया हुआ, शरण में आगत। इस कहानी में भी भारतीय परंपरा को दिखाया है कि भारत के लोग चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। इसी विषय को आधार बनाकर और मानवतावाद की प्रतिष्ठा करने की विचारधारा को ध्यान में रखकर ये कहानी लिखी गई है। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर पात्रों की यहाँ पर बात करें तो प्रमुख पात्र कौन है? एक है रज्जब कसाई, कसाई की पत्नी है। साथ में गांव के ठाकुर हैं, राजा ठाकुर और गाड़ीवान है। ये इस कहानी के पात्र हैं, जिसमें प्रमुख पात्र कौन है? रज्जब कसाई और राजा ठाकुर है। यहाँ पर जो रज्जब कसाई है, ये पशुओं के को मारने का काम करता है, या कसाई का कार्य ये करता है। अपने इसी व्यवसाय या अपनी इसी कार्य के लिए ये अपने गांव से बहुत दूर गया हुआ है। कसाई का या रज्जब का गांव कौन सा है? ललितपुर। ये दो गांव की बात यहाँ पर आएगी जो आपको ध्यान में रखना है। ललितपुर गांव का निवासी है रज्जब कसाई, लेकिन ललितपुर से दूर कहीं अपने व्यवसाय के लिए गया हुआ है। अब वो ललितपुर वापस जाना चाहता है, लेकिन पत्नी बीमार है। बुखार के कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, या उसमें चलने की शक्ति या ताकत नहीं रही है। रजब कसाई के पास कुछ पैसे भी हैं, लगभग 200-300 रुपये उसके पास धन भी है, और पत्नी बीमार है। और ललितपुर गांव अभी बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा और रात हो चुकी है। ऐसे में रजब ये निर्णय लेता है कि वो यहीं पर रास्ते में आने वाले किसी गांव में रुकेगा। यहाँ पर जो गांव आता है वो आता है भड़पुरा। ये गांव किसका है? राजा ठाकुर का गांव है, और ये यहाँ पर रुकने का निर्णय करता है। भड़पुरा में जो गांव के लोग हैं, यहाँ तक कि कसाई बिरादरी के जो लोग हैं, वो भी रज्जब को शरण देने से मना कर देते हैं। ऐसे में थक हार कर रज्जब राजा ठाकुर साहब के पास पहुँचता है। राजा ठाकुर के पास ज़्यादा धन दौलत तो नहीं है, ठाकुर ये नाम के हैं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो अभी भी ठाकुरों वाली है। वो रज्जब की हालत देखकर उसको शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रज्जब अपनी पत्नी के साथ रात्रि विश्राम करके सुबह जल्दी निकल जाने की बात कहकर राजा ठाकुर के पास रुक जाता है। रात्रि के समय राजा ठाकुर के पास कुछ एक लुटेरे आते हैं। जो व्यक्ति हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ लूटपाट की बातचीत करते हैं, और वहाँ से राजा ठाकुर उनको भेज देता है। अगले दिन सुबह, क्योंकि रज्जब की पत्नी बीमार है, तो वो बहुत जल्दी वहाँ से नहीं निकल पाता। दिन चढ़े वहाँ से जाने की सोचता है, और ठाकुर उसे कहते हैं कि तुम गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि तुम जल्दी पहुँच पाओ। लेकिन जो रज्जब है वो अपने धन बचा कर रखना चाहता है, लेकिन फिर भी मजबूरीवश होकर वो उसको गाड़ी करनी पड़ती है। तो गाड़ीवान पात्र का यहाँ पर आगमन होता है, यानी गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है। अब वो गाड़ी कर ली जाती है। गाड़ी में जो रज्जब है अपनी पत्नी को बिठाता है और उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ भड़पुरा गांव से उसे चलने में देर हो जाती है, तो ललितपुर पहुंचने से पहले ही मार्ग में रात का समय हो जाता है। जो गाड़ीवान है वो ज़्यादा पैसे लेने की बात करता है, तो रज्जब कसाई उसे धमकाता है। रज्जब कसाई कोशिश करता है कि उसके साथ प्यार प्रेम से बातचीत करे, लेकिन गाड़ीवान के व्यवहार से वो दुखी होकर उसे कहता है कि तुम चुपचाप चलो, नहीं तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा, जानते हो ना मैं कसाई हूँ। इस बात को सुनकर गाड़ीवान डर जाता है। उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, और वो सोचता है कि अगर कोई गांव रास्ते में आ जाए तो रज्जब को यहीं पर छोड़कर शोर मचाएगा और गांव वालों से मदद लेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन कोई गांव आए इससे पहले ही रास्ते में अंधेरे मार्ग में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। लुटेरे रज्जब कसाई को लूटने की बात करते हैं। उसकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, गाड़ीवान को उतार लिया जाता है। रज्जब कसाई के भी सिर में डंडा मारा जाता है। लेकिन तभी जब उसमें से किसी एक व्यक्ति को पता चलता है कि ये रज्जब कसाई है, वो व्यक्ति कौन है? वो राजा ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब को जब पता चलता है कि गाड़ी पर आने वाला व्यक्ति रज्जब कसाई है, जिसको उन्होंने रात्रि में शरण दी थी, तो वो उस हमले को रोक देते हैं, या उसको लूटने का विचार त्याग देते हैं। वो अपने सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि ये उसका शरणागत है, यानी रज्जब उसका शरणागत है, इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। और क्योंकि दल का नेता कौन है? राजा ठाकुर हैं। एक आधे साथी उसके हैं जो उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन राजा ठाकुर उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये मेरा शरणागत है
और मेरा ये धर्म कहता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और गाड़ीवान को राजा ठाकुर ये संदेश देते हैं या ये आदेश देते हैं कि वो उसे बहुत ध्यान से गांव तक पहुंचा कर आए, यानी ललितपुर तक पहुंचा कर आए, और जो लुटेरे हैं वो वापस चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो विचार हमारे सामने उभर कर आता है या कहानी का जो उद्देश्य स्पष्ट होता है वो क्या है कि भारतीय संस्कृति के एक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और वो क्या है कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा को परम धर्म मानना। राजा ठाकुर ने ऐसा ही किया। रज्जब क्योंकि उसके शरण में आया था तो वो उसकी रक्षा को परम धर्म मानता है और उसकी कमाई भी लेने से इनकार कर देता है। वो राजा ठाकुर साहब अपने दोस्तों से या अपने साथियों से कहते हैं कि ये कसाई की कमाई है, हम इसे नहीं लेंगे। उनको समझाने का प्रयास भी करते हैं और इस कहानी से मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास भी ये कहानी का जो कथाक्रम है या जो घटनाक्रम है वो करता है। मानवतावाद यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा करे या बुरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उसका साथ दे। तो इस तरह की विचारधारा को भी स्थापित करने का लेखक का उद्देश्य यहाँ पर रहा है। तो वैसे विशेष तौर पर देखें तो इस कहानी में जो राजा ठाकुर है ये एक ऐसे विशेष पात्र हैं जो शरणागत धर्म की रक्षा करके एक महान गुण या महान विचार को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय परंपरा या संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं। और शरणागत की रक्षा करना उसका एक राजा ठाकुर का एक ऐसा महान गुण है कि वो उनके अन्य सभी अवगुणों को ढक देता है, छुपो देता है, समाप्त कर देता है। और उनका जो शरणागत की रक्षा करने का जो धर्म है वो उनको यहाँ पर श्रेष्ठ सिद्ध करता है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।